गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अप्रैल 21 2022। देखिए आज थोड़ा डेट भी इंटरेस्टिंग है 21 2022 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लेके आया हूं। दोस्तों एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करेंगे। तो फ्रंट पेज पे न्यूज़ देखेंगे आज कौन कौन सी है। वैसे कोई खास न्यूज़ आज है नहीं फ्रंट पेज पे, लेकिन यहाँ पे इसरो ने एक बहुत ज़बरदस्त एक डिस्कवरी किया है। उन्होंने एक ऐसा मटेरियल बनाया है जिससे हम लोग मार्स के ऊपर बिल्डिंग्स बना सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे आपके जीएस पेपर 3 से। आईएमएफ जो है वो श्रीलंका की हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में इंडिया ने बेसिकली अप्रोच लगाई है आईएमएफ के ऊपर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। क्वालिटी ऑफ द वीट इज अ कंसर्न, क्योंकि हम लोग इजिप्ट के अंदर वीट को एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो उसकी क्वालिटी को लेके कुछ कंसर्न है यहाँ पे, उसके बारे में बात करेंगे। पेमेंट्स ऑफ मनरेगा और नोट पेड, थोड़ा मनरेगा के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो पेमेंट की जानी ही वो लोगों की नहीं हो पा रही है, जिससे वजह से कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। डेथ ड्यूरिंग द कोविड, ये एक्चुअली आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है जिसमें ये बताया गया है कि कोविड-19 के टाइम में सरकार जितनी डेथ जो बताती है, एक्चुअली डेथ जो हुई है उससे कम 8 टाइम्स ज़्यादा हुई हैं। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बात करेंगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ग्रेट साइंटिफिक कोलैबोरेशन, ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है। देखिए आज के एडिटोरियल सेक्शन में दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल थे। पहला था क्रिमिनल बिल को लेके, जो कि ऑलरेडी हम लोग कई बार बातें कर चुके हैं। क्रिमिनल एक्ट में भी चेंजेस किए हम लोगों ने 1920 वाले में, तो उसको करने का कोई फायदा नहीं था। दूसरा था ये ग्रेट साइंटिफिक कोलैबोरेशन के बारे में। जीएस पेपर 3 से वैसे भी बहुत कम एडिटोरियल ही आते हैं न्यूज़पेपर में, आज थोड़ा सा आया है। हालांकि इसके बारे में हम लोग बात पहले कर चुके हैं। जेम्स वेब जो अभी हम लोगों ने टेलीस्कोप लॉन्च किया है ना, उसके बारे में है ये, थोड़ा बहुत इसके बारे में देखेंगे। देन वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स आल्सो, और कुछ एमसीक्यूज भी आज हम लोग करने वाले हैं। मतलब एमसीक्यू आप अटेम्प्ट करोगे, मैं आपको बताऊंगा कौन से एमसीक्यू हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन एक बार देखते हैं फ्रंट पेज पे आज क्या न्यूज़ है। तो फ्रंट पेज में सबसे पहले तो हमारे सामने ये है, सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स एविक्शन ड्राइव इन द जहांगीरपुरी। यू नो वेरी वेल, वहाँ पे थोड़े कम्युनल राइट्स हुए थे, उसके बाद वहाँ पे जो एंक्रोचमेंट हो रही थी सड़कों के ऊपर, क्योंकि मैं खुद जहांगीरपुरी बहुत बार गया हूँ, वहाँ पे सड़कों के ऊपर भयंकर एंक्रोचमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कम्युनल राइट्स के बाद एकदम से सरकार को जाग गई, भैया पहले सो रही थी इतने सालों से, अचानक से वो बुलडोजर लेके आए, बहुत सारी दुकानों को तोड़ फोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब अभी इसके लिए रोक के रखना है, प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे एंड ऑल दैट, जो भी होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस एविक्शन ड्राइव को रोक दिया है। तो एक तो छोटी सी न्यूज़ ये थी, कोई खास पढ़ने वाली न्यूज़ नहीं है। यूके कोर्ट इश्यूज ऑर्डर टू एक्स्ट्राडाइट असांजे टू, देखिए जूलियन असांजे के बारे में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। विकीलीक्स जो वेबसाइट है, बेसिकली wikileaks.org, ये उसके फाउंडर हैं, उसके डायरेक्टर हैं। तो इनको लेके बहुत इशू चलते रहे पहले भी, पास्ट में। एक्चुअली आज का एक एक्सप्लेनर सेक्शन भी इनके बारे में दिया हुआ है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली इनकी वेबसाइट जब ये बनी थी कुछ साल पहले, तो इन्होंने यूएसए की आर्मी के द्वारा, डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, तो इराक के अंदर जो ह्यूमन राइट वायलेशन होते थे, वहाँ पे सिविलियंस को मारा जाता था, उनके बारे में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने रिलीज़ किए थे। और उसके बाद इन्होंने दुनिया के बहुत सारे लीडर्स के बारे में, इंडिया के भी बहुत सारे लीडर्स के बारे में इन्होंने डॉक्यूमेंट लीक किए थे। तो यूएस से बेसिकली इनके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ये भाग के कहाँ चले गए थे, इक्वाडोर की एम्बेसी में चले गए थे, लंदन में, और कई सालों से वहीं पे रह रहे हैं, एम्बेसी के अंदर ही रह रहे हैं। बीच में उनका थोड़ा इक्वाडोर के एम्बेसी के साथ भी पंगा हो गया था, तो बेसिकली अभी वहाँ जेल में है और इनको यूएस से भेजने की बात चल रही है स्वीडन के थ्रू। तो वो पूरा का पूरा मामला है, कोई ऐसा चीज यहाँ पे ऐसा है नहीं, लेकिन यूके के कोर्ट ने अभी ऑर्डर इशू कर दिए हैं कि इनको यूएस से भेजा जाए। अब ये देखते रहेंगे पूरा मामला क्या आगे होने वाला है। अगर आपको इस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आज का एक्सप्लेन सेक्शन है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा इतना ज़्यादा इस तरह के आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए। हाँ, हल्का फुल्का ऊपर से आइडिया होना चाहिए कि भैया दुनिया में हो क्या रहा है। पीएम अनाउंसेस वीज़ा फॉर द आयुष थेरेपी। देखिए डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो अभी गुजरात में गए हुए हैं। कल आपने टीवी वगैरह पे देखा होगा, खूब फन हो रहा था इनके साथ। इनका एक नाम रख दिया गया। गुजरात में एक्चुअली ट्रेंड होता है, जो लोग बाहर से आते हैं तो उनका एक गुजराती एक नाम रखा जाता है, तो मोदी जी ने इनका नाम रखा तुलसी बाई। तो कल काफ़ी मीम वगैरह भी चल रहे थे इंटरनेट के ऊपर।
तो जब ये आए हैं तो एक आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेटिव समिट गांधीनगर में उसको इनॉग्रेट किया गया। और आयुष को लेके जो है अगर कोई बाहर की कंट्री के लोग इंडिया में आना चाहते हैं, वो आयुष के थ्रू अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल वीज़ा दिया जाएगा। और इस इनिशिएटिव को बोला गया हील इन इंडिया। तो आयुष का मतलब दोस्तों होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। ठीक है, तो ये हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है, तो ये भी काम करते हैं। और बताया गया है कि पिछले 2 सालों में एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है आयुष। जब से कोविड आया है तो लोग दोबारा से अपने ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एक वर्ड बहुत सुना होगा हमने, काढ़ा जिसको बोला जाता है ना, भैया काढ़ा पीजिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा कोविड के टाइम पे। डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहे हैं, बल्कि जो होम्योपैथी को फॉलो भी नहीं करते वो भी रिकमेंड करते हैं काढ़ा। क्योंकि मुझे जब कोविड हुआ था खुद मैंने खूब सारा काढ़ा पिया है, मतलब जान बच गई भगवान की दया से। वो पता नहीं काढ़ा ने बचाई, पता नहीं दवाई ने बचाई, लेकिन बच गई। तो थोड़ा पॉपुलर हुआ है दोबारा से। यस, तो उसी के बारे में थोड़ा सा आर्टिकल है, पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो, बाकी इसमें कुछ खास था नहीं। और आर्टिकल यहाँ पे ये है, एक सी में इनंडेट मैनी सिटीज बाय 2050। तो देखिए वैसे तो रिपोर्ट ये आईपीसीसी की है, आईपीसीसी के बारे में ऑलरेडी आपको पता है। इस रिपोर्ट को थोड़ा स्टडी किया गया किसके द्वारा, एक नोएडा बेस्ड आईटी कंसल्टेंट कंपनी है उसके द्वारा। तो इन्होंने कहा कि 2050 तक इंडिया के बहुत सारे सिटीज का काफी हिस्सा वो पानी में डूब जाने वाला है, स्पेशली मुंबई, चेन्नई, वाइजैग और मैंगलुरु, ये इन्होंने कहा है। इवन इन्होंने जो अपना कंप्यूटर का मॉडल बनाया है उसमें इन्होंने ये भी बता दिया कि कौन सी सिटी का कितना हिस्सा और कितनी बिल्डिंग्स डूबने वाली हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए ये कंप्यूटर का कमाल है ना, आजकल हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि 1874 से लेकर 2004 तक जो ओशियंस का लेवल इंक्रीज हो रहा था वो हो रहा था 1.06 से लेकर 1.75 mm पर ईयर। लेकिन 1993 से लेकर 2017 के बीच में ये बढ़ गया कितना, 3.3 mm पर ईयर। और भैया अभी तो और भी ज्यादा बढ़ेगा 2050 तक। तो इससे इन्होंने मॉडल का पता लगाया। तो इन्होंने कहा कि जो बिल्डिंग डूबने वाली हैं उसमें से 91% रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी, 6% कमर्शियल बिल्डिंग होगी और 2% जो है वो इंडस्ट्रियल यहाँ पे हो सकते हैं। इवन इन्होंने कैलकुलेट करके ये भी बता दिया कि कितना बिल्डिंग डूबने वाला है। अब इतना ज़्यादा डिटेल जानने की आपको जरूरत नहीं। इस आर्टिकल में एक दो फैक्ट जो आपको बताए गए हैं, ये आप डेफिनेटली अपने मेंस के आंसर वगैरह में कहीं ना कहीं पुट कर सकते हो। आईपीसीसी के बारे में आप जो है उसके बारे में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और तो कुछ आर्टिकल में इसमें कुछ खास मुझे लगा नहीं। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना जूलियन असांजे के बारे में, तो वो थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो असांजे के बारे में। जो हाँ देखिए आया हुआ है ना, तो पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, वैसे मैं आपको पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। एक और न्यूज़ जो है यूजीसी रेगुलेशंस फॉर द कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड द फॉरेन यूनिवर्सिटी, ये आर्टिकल हम लोगों ने कल भी कर लिया था। बेसिकली यूजीसी का नया प्रपोजल आया है जिसमें इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी के साथ आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली 3 प्रपोजल दिए गए हैं, ड्यूल डिग्री, जॉइंट डिग्री और ट्विनिंग प्रोग्राम। ड्यूल डिग्री में तो क्या रहेगा, दोनों दोनों यूनिवर्सिटी से अलग अलग आपको डिग्री मिलने वाला है। जॉइंट डिग्री में इंडियन यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलेगा और फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और फिर एक ट्विनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें कुछ सर्टिफिकेट वगैरह शेयर हो सकते हैं इधर से उधर करके, तो वो है। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले नहीं था, 2016 से ऑलरेडी हमारे पास ये प्रपोजल है, इंडियन यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट कर ही रही हैं। लेकिन 2016 में जो कोलैबोरेट कर रही है ना वो ऑटोमेटिक रूट नहीं है ना, वो उसके लिए हर यूनिवर्सिटी को हर छोटे से बड़े प्रपोजल के लिए यूनिवर्सिटी की को मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी पड़ती है, ऑटोमेटिक रूट नहीं है। तो अभी 2022 में हम लोगों ने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस ऐसे हैं कि अगर इंडिया की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ग्लोबल 1000 यूनिवर्सिटी के अंदर में आती है, मतलब टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज में आती है, या फिर जो हमारा इंडिया का जो लोकल नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, अगर उसमें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आती है, अगर दुनिया की किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ अगर वो कोलैबोरेट करती है जो 1000 यूनिवर्सिटीज में आती है, तो उसके लिए आपको किसी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा अप्रूवल जो है आप ले लीजिए, आपको किसी दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली उसको 2016 वाले के साथ थोड़ा सा कंपेयर किया हुआ है कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हम लोगों ने किए हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मेरिट ऑफ प्रपोजल वगैरह, फीस वगैरह जो चार्ज की जाएगी, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपको देखनी पड़ेंगी, उसके बिना आप नहीं कर सकते। तो
ये कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं। उसमें स्टूडेंट के बारे में बताया है कि 30% का कोर्स क्रेडिट मिलेगा स्टूडेंट को, उसको अटेंडेंस पूरी करनी पड़ेगी। वो सारी की सारी चीज़ें हैं और इसमें वैसे कुछ खास नहीं है। जब ये प्रपोजल पूरी तरह से आएगा, लागू होगा, हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हम जब अच्छे से बात कर सकते हैं, कोई एडिटोरियल वगैरह आएगा। लेकिन ये इन्होंने बताया है कि इंडिया की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डेफिनेटली इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि सीधी सी बात है भैया, अगर कोई इंडियन यूनिवर्सिटी फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन कर रही है तो उसका प्रोस्पेक्टिस में डालने के लिए अच्छा रहेगा ना। अपनी बड़ाई कर सकती हैं, देखो हम तो फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी आपको डिग्री दिलवाएंगे, हमारे यहाँ पे एडमिशन ले लो, फ्लॉन्ट कर सकते हैं बेसिकली अपने जो इनका ब्रोशर होता है यूनिवर्सिटीज़ का, है ना। कुछ स्टूडेंट को भी बेनिफिट डेफिनेटली हो सकता है, जिनको ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए तो वो उसको कर सकते हैं। तो बाकी तो कुछ एडिटोरियल का वेट कर सकते हैं हम लोग कुछ दिनों के लिए। अगर यहाँ से एडिटोरियल आता है तो इसको हम लोग बेटर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। ये हम थोड़ा सा अभी बाद में देखने वाले हैं। और निर्मला सीतारमैया जी ने ये भी थोड़ा अभी हम लोग देख लेंगे। चलिए अपने मेन न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली जो न्यूज़ हमारे सामने है वो ये है दोस्तों कि इसरो ने जो है एक टेक्नोलॉजी का डेवलप किया है जिसमें मार्स के मटेरियल को यूज़ करके हम लोग ब्रिक्स बना सकते हैं। देखिए ब्रिक्स भी इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। तो ईंटा बना सकते हैं, इससे वहाँ पे बिल्डिंग बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी मन बना लिया है कि इंडिया से नहीं, दुनिया से कुछ इंसानों को हम लोग भेजने वाले हैं मार्स के ऊपर, और ये वन वे रूट रहेगा। तो जो लोग इन धरती पे दुखी हैं भैया, वो मार्स पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वापस नहीं आ सकते, ऊपर रहिए आराम से ऐश करिए। तो उनके लिए वहाँ पे जो घर बनाएंगे, उनके लिए जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए तो ईंटा तो चाहिए ना। तो ईंटा बनाना है भैया बेसिकली हम लोगों को। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो मार्स की जो सोइल होती है उसमें एक बैक्टीरिया को मिक्स किया और यूरिया को मिक्स किया, ठीक है। और बैक्टीरिया का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है स्पोरोसेसिना पास्ट्यूरी। तो ये पूछ सकता है आपसे प्रीलिम्स वगैरह में इस तरह की चीज़ें। तो इसको जब हम लोगों ने मिक्स किया यूरिया के साथ और निकल क्लोराइड के साथ, ठीक है, तो ये सीमेंट जैसा बिहेव इसने किया, क्योंकि बैक्टीरिया से जो है कैल्शियम कार्बोनेट बना, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो काफ़ी सख्त होता है और वो ब्रिक के जैसा काम करता है। तो ये जो है यहाँ पे, अब ऐसा भी नहीं है कि पहली बार इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है, पहले भी किया गया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये जो ब्रिक हैं इनके बीच में ये पोरस थी, मतलब इनमें से पानी वगैरह निकल जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, ब्रिक बहुत शानदार बनी है, असली ईंटा जैसा बना है, माथे में मारोगे तो पक्का फूटेगा। बट स्टिल इससे पहले भी इसरो ने लूनर सोइल से, मतलब जो मून की सोइल होती है उससे भी इस तरह की ब्रिक बनाई है सिमिलर मेथड का यूज़ करके। अभी ये जो इन्होंने ये डिस्कवरी किया है, अभी ये पूरी तरह से इसको पहले पीयर रिव्यू किया जाएगा बेसिकली। पीयर रिव्यू का मतलब ये होता है कि जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो लोग भी इसको चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर प्रॉपर अपनी परमिशन देंगे। लेकिन अच्छा एक डिस्कवरी किया गया है इसरो के द्वारा। एग्जाम वगैरह में बैक्टीरिया का नाम आपसे पूछ सकता है, निकल क्लोराइड का नाम आपसे पूछ सकता है, यूरिया का नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत आप नज़र इस पे रख सकते हो। निर्मला सीतारमैया हैज़ अर्ज्ड IMF टू असिस्ट श्रीलंका। तो जैसे अगर कोई आपको उधार नहीं देता है ना, कि नहीं हम तुम्हें उधार नहीं देंगे, तुम पैसा वापस नहीं करते हो, तो कई बार हम लोग किसी थर्ड पार्टी को लेके चले जाते हैं जो उस पर थोड़ा भरोसा होता है उस आदमी को, तो उसको थोड़ी सिफारिश लगा देता है कि भाई देख लो यार मेरा जानकार है, दे दो इसको थोड़ा पैसा वैसा उधार, इसको बहुत ज़रूरत है, होता है ना ऐसा। पहले तो हम लोग उसको खुद हेल्प करते हैं, लेकिन जब हम हेल्प नहीं कर पाते तो किसी और से हेल्प करवा देते हैं। तो कुछ कुछ ऐसा ही है। श्रीलंका की पहले हम लोगों ने खूब हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया की भी लिमिटेशंस हैं। तो जब हम लोग खुद हेल्प नहीं कर पाए तो हम लोग अभी बेसिकली सिफारिश लगवा रहे हैं IMF के पास कि सर प्लीज़ थोड़ा श्रीलंका को देख लो, हमारा अच्छा नेबर है, पड़ोसी है, हमारा अच्छे रिलेशन है, अगर कर दो सर हेल्प इसकी प्लीज़ करके। तो रिक्वेस्ट किया बेसिकली, देखो है ना, लिखा हुआ ना यहाँ पे, अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि चाइना भी हेल्प नहीं कर रहा है, हम भी हेल्प नहीं करेंगे, तो वहाँ पे वैसे भी इतना ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो ही रहा है। तो वो बेसिकली पूरे का पूरा मामला है। लेकिन IMF जो है इस तरह से, ये कोई चैरिटी थोड़ी ना है ना, कि वो पैसा चलो ले लो मेरे से, इतना फालतू पैसा भी नहीं IMF के पास। तो IMF के पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसको अगर आप फुलफिल करते हो तब वो आपको पैसा देता है, ऐसे पैसा नहीं देता है। तो उसके कुछ एडवांटेज भी हो सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, जो आपको पैसा देता है, कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं, बिल्कुल भी नया नहीं है। IMF के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं कि वो न्यू लिबरल पॉलिसीज को अपनाता है, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करता है, बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं।
और कई सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं कि जो कंट्री की करेंसी बहुत वैल्यू डाउन चली गई है, उनको टेक्निकल हेल्प भी करवाते हैं, उनका जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। इंडिया ने भी 1991 में आईएमएफ के द्वारा हेल्प किया गया था, क्योंकि आज जो श्रीलंका की हालत है लगभग यही हालत हमारी भी थी 1990s के टाइम पे। आईएमएफ ने हमारी हेल्प की, उससे हमने अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म किया। मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। डेफिनेटली इंडिया को बेनिफिट हुआ है, श्रीलंका को भी बेनिफिट हो सकता है अगर वो अपने कंट्री में पॉलिसीज जो है थोड़ा अच्छे ढंग से उसको फॉलो करें तो। आईएमएफ के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यू शुड नो कि आईएमएफ जो है वो ब्रेटन वुड्स एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है। जब कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट्स में, तब इसको बनाया गया था। इसके साथ साथ हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना की थी। वर्ल्ड बैंक का जो ऑफिशियल नाम होता है दोस्तों वो होता है रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट, है ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं। तो आईएमएफ के मेंबर वही कंट्री बन सकते हैं जो वर्ल्ड बैंक के मेंबर होते हैं बेसिकली। और एक चीज आपको और बताता चलूं कि आईएमएफ जो है ऐसे ही अरे गहरे नत्थू खैरा किसी भी कंट्री की हेल्प नहीं करता है। आईएमएफ सिर्फ उसी कंट्री की हेल्प करती है जो उसके मेंबर कंट्री होते हैं। ये यूपीएससी में एक बार सवाल पूछा जा चुका है, ये स्टेटमेंट दिया था बेसिकली। तो उसी कंट्री की हेल्प करेगा जो उसके मेंबर होते हैं। और ज्यादातर जो आईएमएफ हेल्प करता है वो उस केस में करता है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस का मतलब ये होता है कि आपके पास फॉरेन करेंसी बेसिकली नहीं है। आप जब किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हो तो उस इंपोर्ट को चुकाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ क्राइसिस बेसिकली। तो वो थोड़ा सा चीज यहाँ पे है। कोटा सिस्टम यहाँ पे चलता है, डेमोक्रेटिक नहीं है। कुछ कंट्रीज का कोटा ज़्यादा है। कोटा का सीधा सीधा सा रिलेशन होता है वोटिंग पावर से। जिस कंट्री का कोटा ज़्यादा होगा उसकी वोटिंग पावर भी ज़्यादा होगी। तो वो कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे इस समय आप क्लियरली उसको देख सकते हो। ठीक है जी, बाकी इसमें और कुछ खास था नहीं। क्योंकि आप सबको पता है कि इजिप्ट ने अभी अलाउ कर दिया है और हम लोग इजिप्ट को बहुत सारा वीट एक्सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन इजिप्ट ने कहा कि हम लोग ऐसे फालतू में नहीं करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन हम लोगों ने रखी हुई है और हम लोग क्वालिटी चेक करके लेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया आप कोई भी फालतू का वीट हमें दे दोगे। इंडिया कह रहा है कि देखो भैया क्वालिटी से हम लोग कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया की वीट के साथ एक समस्या है, एक्चुअली इंडिया के हर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ एक समस्या है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स पाए जाते हैं। कुछ समय पहले हमारे मैंगोज को भी बैन कर दिया गया था मिडिल ईस्ट से, यूरोप से, और हमारी जो बासमती राइस है उसको भी बैन कर दिया गया था कुछ सालों के लिए। तो पेस्टिसाइड की प्रॉब्लम इंडिया में बहुत है, क्योंकि जब से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ना तो बहुत पेस्टिसाइड का यूज़ होने लगे। फिर फार्मर्स के ऊपर भी प्रेशर रहता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने का। तो पेस्टिसाइड बहुत यूज़ होते हैं इंडिया में। तो और एक पेस्टिसाइड का यहाँ पे खास नाम लिया गया जिसे कहा गया करनाल बंट। देखिए मैं खुद करनाल से बिलोंग करता हूँ और ये चीज़ मैंने अपनी फैमिली में भी देखी है, अपने आसपास भी देखी है, अपने गांव में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं लोग। तो एक डिसीज़ है बेसिकली, फंगल डिसीज़, करनाल बंट के नाम से पॉपुलर है। तो ये पाया जाता है हमारी वीट में और पेस्टिसाइड की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो वो उसको लेके थोड़ी समस्याएं हैं। अगर इंडिया इसको फुलफिल कर देता है कंडीशन को तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हमारे एक्सपोर्ट को बेनिफिट होगा। वीट के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में वीट, देखिए वीट भी दो कैटेगरी का होता है दोस्तों। एक कोल्ड क्लाइमेट में के लिए वीट होता है, ड्राई क्लाइमेट्स के लिए वीट होता है। यूजली वीट जो है वो कोल्ड जब मंथ्स होते हैं तब उसको बोया जाता है, और जब ड्राई टाइम आता है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है तब उसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो हमारी कंट्री में अलग अलग समय में अलग अलग स्टेट्स में होता है। आप यहाँ क्लियरली देख भी सकते हो, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र जितने स्टेट्स हैं यहाँ पे जो बोया जाता है गेहूं, जो सितंबर अक्टूबर में उसको सो किया जाता है और जनवरी फरवरी में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, फरवरी मार्च में इसको काटा जाता है, और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में उसको नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में उसको काटा जाता है। तो अलग अलग क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो सभी स्टेट्स की अलग अलग होती हैं, राइट। और इसके वीट के बारे में आपको पता ही है कि वीट जो है एक राबी क्रॉप है हमारी और टेम्परेट क्रॉप है बेसिकली, है ना। तो इसको जब लगाते हैं तो ठंडा टेम्परेचर हम लोगों को चाहिए होता है, और इसके लिए जो है हमारे पास वाटर की लिमिट भी होती है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर से जहाँ पे कम रेनफॉल होता है वहाँ पे वीट ग्रो किया जाता है, और जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है वहाँ पे राइस ग्रो किया जाता है बेसिकली। और जैसे कि आप क्लियरली यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये एक्चुअली एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, और एनसीईआरटी का ये आपको पता होना चाहिए, पता नहीं बल्कि आपको ये डायग्राम ड्रॉ भी करना आना चाहिए,
क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाता है वीट डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये डायग्राम आपको रटे होने चाहिए। कम से कम एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिए हुए हैं ना, वो आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। 2-4 बार बना के देखोगे तो हाथ एकदम सेट आ जाता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो रीजन्स यहाँ पे ये वाले जो दिखाए गए हैं, ये हमारे जो है वो वीट ग्रोइंग रीजन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से कम होता है ना। उसके अलावा आप ये पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला देख सकते हो, ये ईस्टर्न वाला, ये इधर पूरा एरिया देख सकते हो, ये पूरा राइस ग्रोन एरिया है, यहाँ पे पूरा राइस होता है। ये जो बीच में डार्क एरिया आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये यहाँ पे मिलेट्स होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, और ये तो आपको पता ही, यहाँ पे कॉटन सॉइल मिलती है, ये हमारा डेक्कन ट्रैप वाला रीजन आ जाता है, तो वो सॉइल हमें मिलती है। उसके अलावा मेज और कोर्स जैसे ज्वार बाजरा वगैरह, वो सब आपका यहाँ पे इस रीजन में होता है। और फ्रूट्स वेजिटेबल्स हॉर्टिकल्चर वगैरह वो हिली एरियाज में उसको किया जाता है। तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली। इसको आप देख सकते हो। और यही एग्रीकल्चर से ही आज आपके लिए मैं कुछ एमसीक्यूज भी लेके आया हूँ, तो वो सभी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत ही आसान से साधारण से क्वेश्चन हैं, टफ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मेरा पर्पज सिर्फ ये है कि आपको पार्टिसिपेट करना है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया? मस्टर्ड, टोबैको, जूट, ऑल ऑफ द अबव। कमर्शियल क्रॉप का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, प्लांटेशन क्रॉप्स को और बहुत सारी कमर्शियल क्रॉप्स को। इनका पर्पज होता है कि हमें मार्केट में जाके इसको बेचना है। बेसिकली मार्केट के लिए इसको बोया जाता है, मार्केट के लिए इसको काटा जाता है। तो उनमें से कौन सा हमारे पास हमें कमर्शियल क्रॉप है? यू नीड टू टेल मी विच ऑफ द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर इन द राइस प्रोडक्शन स्टेट्स इन इंडिया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हाई से लो की तरफ जाना है, उसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। और हमारे पास ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? राबी, राबी, जायद और खरीफ। ठीक है, बताना है आपको। विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द स्टोरेज ऑफ द फूड अगेंस्ट द प्रोडक्शन इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये 4 क्वेश्चन आपके साथ हैं, और कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर इनका दे दीजिए। आगे कहता है प्ली ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ द मनरेगा वेजेस इन सुप्रीम कोर्ट। तो प्रशांत भूषण जी ने एक PIL फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें ये कहा गया कि बहुत सारे लोगों को मनरेगा का पेमेंट बेसिकली नहीं मिल रहा है। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना मनरेगा के लिए अलॉटमेंट किया था वो ऑलरेडी ओवर एग्जॉस्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को पेमेंट नहीं मिला है। ठीक है, तो अब ये मनरेगा के अंदर एक्चुअली पेमेंट देना मैंडेटरी होता है, क्योंकि ये कानून है, एक लॉ है, ये पॉलिसी नहीं है, कानून है। और अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप कानून को वायलेट कर रहे हो। सीधी सीधी सी बात है। तो मनरेगा के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। मनरेगा बेसिकली एक डिमांड ड्रिवन एक प्रोग्राम है। डिमांड ड्रिवन का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अनस्किल्ड है, और अगर वो अपनी पंचायत के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे काम चाहिए, मतलब वो काम की डिमांड कर रहा है, तो पंचायत उसको काम देगी। विदिन 15 डेज पंचायत को ये इंश्योर करना पड़ता है कि उस आदमी को काम मिलेगा। और अगर वो 15 दिन के अंदर काम नहीं दे पाते हैं तो उसको फिर अलाउंस मिलेगा। कंपनसेशन तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि कानून है भैया ये। तो ये जो है यहाँ पे पूरा सिस्टम होता है। तो ये हमारा लीगल राइट टू वर्क है बेसिकली। मनरेगा बहुत जबरदस्त एक स्कीम है ये, और 100 डेज का कम से कम साल भर में आपको इसमें काम मिलता है। और 1/3 जो यहाँ पे काम किया जाता है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो एक तिहाई 33% का बेसिकली यहाँ पे रिजर्वेशन है, आप ये मान सकते हो। और इसमें जो वेज वगैरह दिए जाते हैं वो हमारा मिनिमम वेज एक्ट 1948 है, उसके तहत दिए जाते हैं। और जो हमारा CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर वर्कर्स, AL है ना, इसके तहत डिसाइड होता है कि कितना मिनिमम पेमेंट उनको दिया जाएगा। राइट। तो ये कुछ चीजें हैं आपको जो मनरेगा के बारे में पता होनी चाहिए। हालांकि एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, इसके बारे में अगर बात करने लगेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। बस 2-4 पॉइंट मैंने यहाँ पे स्लाइड में आपके लिए किए थे। 2005 में बेसिकली इस एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है जी, तो ये है आपका पूरा मनरेगा के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले हमारे पास है वो है लेसन्स फ्रॉम द इंडियाज ऑल कॉज मोर्टेलिटी रेट। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में एक्चुअली थोड़े समय पहले एक आर्टिकल छपा था, और जिसमें ये कहा गया था इंडिया में सरकार जितनी डेथ प्रोजेक्ट करती है 3 लाख समथिंग, एक्चुअली जो डेथ ग्राउंड पे हुई है वो कम से कम 8 टाइम्स ज़्यादा हैं,
8 गुना ज़्यादा डेथ उससे ज़्यादा हुई हैं। तो जब ये आर्टिकल आया तो बहुत हो हल्ला हुआ पूरी दुनिया भर में। इंडिया की सरकार ने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और वो सब बहुत सारे सवाल भी उठाए। तो उसके बारे में ही बेसिकली पूरा आर्टिकल है। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं एक्सेस डेथ। एक्सेस डेथ। एक्सेस डेथ का दोस्तों मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल टाइम्स में डेथ होती हैं, जैसे मान लो कोविड से पहले हर साल कितनी डेथ हो रही थी, मान लो 100 डेथ हो रही थी कोविड से पहले साल भर में, और कोविड में कितनी डेथ हुई हैं, राइट? कोविड के समय में कितनी डेथ हुई है? मान लो कोविड के समय में जो है 120 डेथ हुआ, राइट? तो ये जो 20 डेथ हैं बेसिकली जो एक्स्ट्रा हुई हैं, इसे कहा जाता है एक्सेस डेथ। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सेस डेथ हुई हैं जो कि नॉर्मल समय में उतनी नहीं होती हैं। और ये जो 20 डेथ हुई है ना, इसमें उन्होंने क्या किया, बेसिकली सरकार ने इन 20 में से 5 डेथ को तो कोविड दिखा दिया और 15 डेथ को जो है नॉर्मल डेथ दिखा दिया, और जिसकी वजह से आंकड़े कम नजर आए। लेकिन अगर आप टोटल एक्सेस डेथ को काउंट करो ना तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने ये पूरी बातें बोली हैं। तो ऑल कोज मोर्टेलिटी डेटा, जो कि सिर्फ कोविड से नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों से भी यूजली होता था, तो उनको इन्होंने काउंट किया विद एक्सेस डेथ। तो इनका कहना है कि 15 महीने का समय में इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी, अप्रैल 2020 से लेके जब कोविड शुरू हुआ था और जून 2021 तक। और देखिए अभी अप्रैल 2022 चल रहा है, तो कुछ महीने अभी पेंडिंग भी हैं यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि इंडिया में कम से कम 3.5 मिलियन से लेके 3.7 मिलियन की एक्सेस डेथ हुई हैं। और इन्होंने देखिए हमारी कंट्री में ऐसा रहता है ना, जो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट होते हैं। अब सीधी सी बात है भैया, कोई हॉस्पिटल में अगर मरेगा, किसी की डेथ होगी, तो रजिस्टर के अंदर तो उसको लिखना पड़ेगा ना। अब आप उसको कोविड डेथ लिख रहे हो या नॉन कोविड डेथ लिख रहे हो, वो बात अलग है। ठीक है, सरकार किन चीजों को प्रोजेक्ट करने के लिए उसको नॉन कोविड डेथ लिख देती है बहुत बार, लेकिन सर्टिफाई तो आपको करना पड़ेगा ना। लेकिन हमारे यहाँ पे स्टेट्स में अलग अलग सिस्टम चलता है। बहुत सारे स्टेट्स में डेथ का सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं किया जाता, कुछ स्टेट में अच्छे से मेंटेन किया भी जाता है। तो इन्होंने कुछ स्टेट को, जैसे आंध्रा, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, इन स्टेट्स को बेसिकली मेजरली कंसिडर किया, जो कि 60% हमारे कंट्री की नेशनल पॉपुलेशन होती हैं। और इन कंट्री के डेटा को इन्होंने रियलाइज किया, तो ये पाया कि इन स्टेट्स के अंदर बेसिकली 1.3 मिलियन एक्सेस डेथ हुई हैं इस समय में, अप्रैल 2020 से लेके जून 2021 तक। और अगर थोड़ा सा कोर्स करेक्शन करें, डेटा का करेक्शन करें और दूसरे स्टेट्स को भी कंसिडर करें, तो ये आंकड़ा जो है 3 मिलियन से 3.7 मिलियन तक पहुंचता है। मतलब कहने का ये है कि इंडिया में 35 लाख से लेके 37 लाख तक के लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन सरकार कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख लोगों की मौत हुई है। तो ये जो है डेटा इन्होंने यहाँ पे बताया है। हालांकि इसके काउंटर में भी आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं, लेकिन मोर और लेस ये आंकड़ा बहुत सारी एजेंसी से निकल के सामने आया है। WHO भी इस तरह के पेश कर रहा है चीज़ें, वो भी यही बोल रहा है। बहुत सारी जो प्राइवेट एजेंसीज हैं जो इंडिपेंडेंट काम करते हैं और जर्नलिस्ट जो हैं वो सब यही बताते हैं कि बहुत ज़्यादा डेथ हुई है जितनी एक्चुअली सरकार के द्वारा दिखाई गई है। तो उसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं। पहली बात तो सरकार प्रोजेक्ट करना चाहती है कि देखिए हम लोग हमने जो स्टेप लिए हैं वो ठीक ठाक स्टेप लिए हैं, इतना हालत बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। यहाँ पे एक रीजन और भी हो सकता है कंपनसेशन वाला, है ना, क्योंकि कोविड डेथ में सरकार को कुछ ना कुछ कंपनसेशन देना पड़ता है। तो अगर सरकार इतनी डेथ दिखाएगी, 35-40 लाख डेथ की दिखाएगी, तो कंपनसेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी सरकार की इनकम कम हो गई है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, और अगर इतने लोगों को कंपनसेशन देंगे तो भैया फिर पैसा कहाँ से आएगा, फिर वैक्सीन कहाँ से खरीदेंगे। तो ये रीज़न भी एक हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर सरकार यहाँ पे अपने फेलियर को छुपाने के लिए हो सकता है इस तरह के, और ये इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, है ना, बिहार के ऊपर, यूपी, हरियाणा, कर्नाटका वगैरह के ऊपर। खैर, तो ये था, कोई खास दमदार तो आर्टिकल बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ठीक ठाक सा था। पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, कुछ बहुत नया नहीं था। व्हेन द स्टार्स केम आउट, ये एक GS पेपर 3 का एडिटोरियल है। GS पेपर 3 से काफ़ी कम एडिटोरियल ही हमें देखने को मिलते हैं, बट लेट्स सी कि ये क्या कह रहा है पूरा मामला। तो इन्होंने इस आर्टिकल की जो शुरुआत की है वो बड़ा ही एक अजीब ढंग से किया। इन्होंने कहा कि देखिए होता क्या ना, दुनिया में हम लोग इंडिविजुअल्स की सक्सेस को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, है ना,
कि जैसे इलोन मस्क की सक्सेस है, अकेला आदमी है, उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली, जेफ बेजोस है भैया, अंबानी जी हैं, टाटा जी हैं। तो इंडिविजुअल की सक्सेस को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि देखिए सोसाइटी जो है वो कलेक्टिव सोसाइटी है, और कलेक्टिव सोसाइटी में अगर कोई इंडिविजुअल बहुत ऊंचाई को अगर अचीव कर लेता है तो डेफिनेटली उसको बहुत प्रेज किया जाता है। लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल ही सक्सेस नहीं पाते हैं, दुनिया में कुछ ऐसे काम भी हो रहे हैं जो ग्रुप्स अचीव करते हैं, जो कलेक्टिव लोग आपस में मिलते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और वो अचीव करते हैं। तो हमारा जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये एक ऐसा ही एकदम पाथ ब्रेकिंग और ऐसा ही लैंडमार्क एक कोलैबोरेशन था, है, जिसने इतनी ज़्यादा हाइट को अचीव किया है। कोलैबोरेटिव है ये, इंडिविजुअल का प्रोग्राम नहीं है, ये कोलैबोरेटिव है। तो उसी के बारे में बेसिकली इन्होंने जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में इन्होंने बात किया है कि ये जो जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है बेसिकली वो नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा स्पेस एजेंसी, ये बेसिकली वैसे 3 एजेंसी का काम है, लेकिन इसमें दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स, बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये काम किया है। और भैया पिछले 20 सालों से उससे ज़्यादा इससे ऊपर काम हो रहा था, और फाइनली इसको लॉन्च किया गया है, और फाइनली ये अपना काम भी शुरू कर देगा थोड़े बहुत दिन में। तो एक बहुत लैंडमार्क कोलैबोरेशन है, बेसिकली कॉपरेशन है। और क्यों किया जा रहा है? ताकि सोसाइटी को बेनिफिट हो, है ना? इसलिए तो किया जाता है ना, फालतू में कौन इतना पैसा खर्चा करेगा भैया। 9.7 बिलियन डॉलर हम लोगों ने इस पे लगाया है। इतने पैसे में तो पूरा श्रीलंका की इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी, लेकिन फिर भी लगाया है क्योंकि ये इससे हमें बहुत बेनिफिट होगा ह्यूमैनिटी को। तो ये इन्होंने इसमें एक जो है बात बोली है। दूसरी बात, इन्होंने जो हमारे पास इससे पहले जो हमारा सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट जो टेलीस्कोप है वो हब्बल टेलीस्कोप है, जो कि धरती से 550 किलोमीटर दूर है। लेकिन जो जेम्स वेब को हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे, कहाँ करेंगे? 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो ये तो कुछ कुछ चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे 4 सवाल हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप सिस्टम के बारे में। पहला सवाल यह है कि एम्बिशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इसका एम्बिशन क्या है, क्यों इसको लॉन्च किया गया? दूसरा, इसको कैसे, इतने कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोगों ने इसको बनाया? तीसरा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर इन्वॉल्व है? और चौथा होता है कि इसका इम्प्लीकेशन, ह्यूमन सोसाइटी को लेकर इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है वो होता है फर्स्ट और फोर वाला, कि ये प्रोजेक्ट का एम्बिशन क्या है और ह्यूमन सोसाइटी के इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो एम्बिशन के बारे में तो बताने की कोई कोई आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, स्पेस को बेसिकली हम लोग स्टडी करने वाले हैं। हम लोग बिग बैंग को स्टडी करने वाले हैं, दुनिया कैसे एक्सपैंड कर रही है, गैलेक्सीज कैसे एक्सपैंड कर रही हैं, स्टार्स कैसे बने थे 250 मिलियन ईयर्स अगो, वो सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक तो हम लोग पास्ट में देखने वाले हैं और फ्यूचर में देखने वाले हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली जो बिग बैंग हुआ और उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ हुई वो कितना एक्यूरेटली हुई, और अर्थ के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ना? दूसरे, सोलर सिस्टम के अंदर जो स्टार्स हैं वो अर्थ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, जो कॉस्मिक वेव्स होती हैं वो अर्थ को कैसे इम्पैक्ट करती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो ह्यूमैनिटी के मन में हमेशा जो डाउट्स रहते हैं, हम लोग कहाँ से आए, हमारा दुनिया में जगह क्या है, क्या आउट ऑफ अर्थ भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, उस तरह के सवाल ये डेफिनेटली खोजने की कोशिश करेगा। हब्बल टेलीस्कोप इतना ज़्यादा डीप नहीं जा पाया था, क्योंकि हब्बल टेलीस्कोप डिपेंड करता था अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के ऊपर और विजिबल लाइट के पैटर्न के ऊपर, लेकिन हब्बल करता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के ऊपर। इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत दूर तक देख सकता है, डीप तक देख सकता है और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकता है। ठीक है, गैलेक्सीज कैसे बनी, स्टार्स कैसे बने, इस तरह की चीज़ें। डार्क मैटर जो है उसका एविडेंस भी हमें देखने को मिलेगा। एक्सोप्लैनेट्स के बारे में, जो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं उसे एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो उनके बारे में बेसिकली ये जानने की कोशिश करेगा। तो ह्यूमन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? डेफिनेटली हमें अपने यूनिवर्स के बारे में पता चलेगा, हम अपने सोलर सिस्टम को बेटर तरीके से समझ सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने बनाई है हब्बल स्कोप के लिए। फ्यूचर में इन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज़ हम अपने सैटेलाइट्स के अंदर भी कर सकते हैं, है ना? जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, या फिर जो हमारे जो वेदर फोरकास्टिंग वाले सैटेलाइट्स हो सकते हैं, तो जो क्लाइमेट चेंज को प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करने के लिए कर सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मिनरल जो सर्वेज वगैरह होते हैं उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ जो है इनका होने वाला है डेफिनेटली। तो यही थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल में दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस नहीं किया गया, लेकिन
रिपीटेड सी चीज़ें थी, थोड़ा दोबारा हम लोगों ने इसको बना लिया। ठीक है जी, तो यही था इसमें, और कुछ खास है नहीं। कुछ एडिशनल आर्टिकल जैसे आप यहाँ पे ये हम लोगों ने देख ही लिया था। हाँ, एक चीज़ ये यहाँ पे इन्होंने बताई है, गिव प्रायोरिटी टू द टिल्टिंग ट्रेन्स नोट के रेल। के रेल को बेसिकली कर्नाटका रेलवे बोला, केरला रेलवे को के रेल बोला जाता है। तो इनका जो बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, सिल्वर लाइन जिसको कहते हैं, तो जिसमें ये केरला के नॉर्थ को और साउथ को आपस में कनेक्ट करने वाले हैं, और हाई स्पीड रेलवे से कनेक्ट करने वाले हैं, जिसकी स्पीड जो है 150, 160, 180 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। तो इतनी ज़्यादा स्पीड में, अब केरला क्या है ना, केरला में बहुत सारे रिवर्स हैं और वेस्टर्न घाट में भी पड़ता है, तो वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक है ना, वो कुछ इस तरह से बने रहते हैं, ऐसे कर्व बने रहते हैं। अब आप सोच के देखिए, इतना कर्व में अगर कोई ट्रेन चलेगी बहुत फास्ट, तो वो टिल्ट होगी ना। तो इट्स बेटर कि अगर हम लोग हाई स्पीड रेलवे बनाते हैं तो रेलवे प्लेटफॉर्म भी थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए, ऐसे झुकाव में होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेट अगर रेलवे होगा तो इससे इतनी हाई स्पीड रेलवे के पलटने के चांसेस हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा टिल्ट आप जो है उसको बना सकते हो। तो नया लाइन बना रहे हो तो भैया थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बनाइए, जहाँ पे कर्व होगा उसको थोड़ा टिल्ट करिए। यही थोड़ा कुछ यहाँ पे बोला गया है, और इसमें कुछ खास है नहीं। गवर्नमेंट टू ट्वीक ई कॉमर्स पोर्टल रूल्स। ई कॉमर्स पोर्टल रूल्स पिछले 2-3 साल से चेंज हो रहे हैं, इसके अंदर दोबारा से चेंज करने की बात कही गई है। इसमें ये कहा गया है कि जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, जब हम लोग अमेज़ोन के ऊपर मान लो आपने डाला, मान लो आपने एक रिज़ल्ट डाला और यहाँ पे आईफ़ोन, ठीक है, आप सर्च करते हो आईफ़ोन 13, तो आईफ़ोन 13 जब आप सर्च करते हो तो कुछ जो सेलर्स होते हैं वो रिज़ल्ट में हमेशा सबसे पहले आते हैं, कुछ सेलर जो हैं वो सबसे बाद में आते हैं। तो ये जो सेलर सबसे पहले आते हैं बेसिकली वो अमेज़न कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके पहले से ही बैठे रहते हैं, तो इनका रिजल्ट ऊपर की तरफ आता है। तो जो नीचे वाले सेलर्स होते हैं बेचारे, इनको तो नुकसान हो जाता है। तो इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन होता है फ्लिपकार्ट और अमेज़न के ऊपर बेसिकली, उसके बारे में आर्टिकल है। तो ऐसे नए रूल बनाए जाएंगे जिसमें इन कंपनी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है, और जो छोटे प्लेयर हैं उनको बराबर का मौका भी मिलना चाहिए। इस तरह की कुछ बातें यहाँ पे इसमें बोली गई हैं। बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं, आप खुद से बाकी छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, कोई यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। यही था दोस्तों आज के न्यूज़पेपर का एनालिसिस, इसमें और तो कुछ खास मुझे लगा नहीं था, थोड़ी बहुत चीज़ें यही थी। लेकिन आपको बताता चलूँ कि हम लोगों ने अपना प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया है। इसकी जो फीस है वो 7900 रुपीज़ है, और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और 7 मई से इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और मेंस 2023 तक ये अप्लीकेबल होगा। इसमें आपको करंट अफेयर का मैगजीन भी मिलेगा, और रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह भी आपको मिलेंगे, वीकली करंट अफेयर के नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, और क्विज वगैरह आप यहाँ पे उसको कर सकते हो। तो अगर इस साल का प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत सही चीज़ है ये। ओके, और फाउंडेशन कोर्स भी हम लोग 30th से हम लोग शुरू करें हैं, 30th अप्रैल से। अगर इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे फॉर्म भरिए, सारी डिटेल आप ले सकते हो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मेरी पर्सनल गारंटी पे आप इसको डेफिनेटली जाके ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका मन है कोई भी गाइडेंस लेने का। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही डिसाइड करता है। आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, अगर आप आंसर नहीं लिखोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।